Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will study introduction part for exercise 6.1 of chapter 6 lines and angles from class 9 NCERT. तो इसमें हम लाइंस और एंगल्स उसका क्या मीनिंग है, उसकी डेफिनेशंस, कितने टाइप की लाइंस होती है, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन आपका थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 में आपकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको लर्न रखनी है, बहुत सारे एंगल्स हैं जो आपको लर्न रखने हैं। तो सबसे पहले हम लाइंस एंड एंगल्स की सब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे बिकॉज बेसिक टर्म्स अगर आपको क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आप इजीली अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें हम लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, लाइंस क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिफाइन लाइंस। लाइंस क्या होती हैं? देखिए, जो लाइन होती है वो बनती किससे? पॉइंट से। हम छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जब हम उनको ज्वाइन कर देते हैं उन पॉइंट्स को तो वो लाइन की शेप ले लेती हैं। ठीक है, तो जो लाइन होती है वो दोनों डायरेक्शंस में यानी कि आपकी लेफ्ट में भी और राइट में भी इनफाइनाइटली बढ़ती रहती है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, राइट। ये लेफ्ट में भी आपका इनफाइनाइट बढ़ती रहेगी और राइट साइड में भी इनफाइनाइट बढ़ती रहेगी। और ये जो एरो हम बनाते हैं, ये एरो इंडिकेट करता है ये कि इनफाइनाइटली मतलब बढ़ रही है, तो ये एरो इंडिकेशन होता है इनफाइनाइट का। ठीक है, सो लाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स का सेट है जो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इसका ना हमें इनिशियल पॉइंट मींस ना हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना हमें एंडिंग पॉइंट पता है। और ये जो लाइन होती है ये वन डायमेंशनल होती है। वन डायमेंशनल क्या होता है? अब जैसे अगर आपने क्यूब देखा है, क्यूबॉइड देखा है, तो वो क्या होती है? थ्री डायमेंशनल फिगर्स होती हैं। उसमें लेंथ होती है, लंबाई होती है, ब्रेड्थ होती है और उसकी कुछ हाइट भी होती है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और उसमें गहराई होती है। तो तीन डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो इसलिए उसको थ्री डायमेंशनल कह देते हैं। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में अपना एक लेंथ होता है, लंबाई, और इसकी कुछ चौड़ाई होती है, ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ होता है, तो इसलिए इसको टू डायमेंशनल कह देते हैं। बट ये जो लाइन है इसे हम वन डायमेंशनल कहेंगे बिकॉज इसमें ओनली लेंथ है, इसमें कोई चौड़ाई कुछ नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है, दैट इज वाई इट इज वन डायमेंशनल, राइट। सो ये लाइन के बारे में है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। So definition है, a line is defined as a set of points that extends infinitely in both directions or opposite directions। तो क्या होता है, इसको आप दोनों ends पे infinitely बढ़ा सकते हैं। ठीक है, opposite directions कह लो या फिर बोथ डायरेक्शंस जो है, ठीक है, और ये हम इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। इट हैज नो एंड्स इन बोथ डायरेक्शन, कोई एंड नहीं होता, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है इसका कुछ नहीं है। तो दोनों डायरेक्शन में क्या है, इनफाइनाइटली बढ़ा रहे हैं, इसलिए कोई इसका एंड नहीं होता है लाइन में। इट हैज नो थिकनेस, इसकी कोई मोटाई नहीं होती है। ठीक है, इट इज वन डायमेंशनल। अब जैसे आपको बताया था मैंने, क्यूब या क्यूबॉइड होते हैं, ये कैसे होते हैं? थ्री डायमेंशनल, बिकॉज में थ्री डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। बट इसमें क्या है, ओनली लेंथ है, इसलिए ये क्या हो गया, वन डायमेंशनल। और इसको आप डिनोट कैसे करते हैं? जैसे मैंने एक लाइन बनाई है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है, ये इन्फिनिटी दिखाने का तरीका होता है। ठीक है, कि दोनों तरफ से हमने एरो लगा दी, मतलब दोनों तरफ से ये एंडलेसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो डिनोट कैसे करेंगे? ए बी, मैंने नेमिंग दे दिया ए बी, और ए बी के ऊपर एरो लगा देंगे बोथ साइड्स। तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है, इसको रीड करेंगे लाइन ए बी। ठीक है, जब भी हम पढ़ेंगे सेंटेंस में, क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उसमें ए बी के ऊपर अगर दोनों तरफ एरो लगे, दैट मीन्स कि वो लाइन ए बी है, राइट। तो ये तो हो गया लाइन के बारे में। देखिए, मेन ये है कि आपको जो भी टर्म्स इस चैप्टर में आ रही हैं वो अच्छे से समझनी है, क्योंकि मीनिंग अच्छे से पता होगा तभी आप आगे क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये तो हो गई लाइन। अब नेक्स्ट, अब सपोज ये लाइन क्या है, इस लाइन में से मैंने रूलर की हेल्प से 3 सेंटीमीटर की लाइन ले ली। जैसे ये, अब ये तो आपका इन्फिनिटी है, तो इस इन्फिनिटी में से मैंने यहाँ से 3 सेंटीमीटर, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक। ठीक है, टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर का मैंने पोर्शन कट कर लिया। सपोज का नाम दे दिया मैंने पी क्यू। तो ये इन्फिनिटी में से मैंने ये सेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू ले लिया। तो ये जो लाइन ए बी थी, जो इन्फिनिटी थी, इसमें से मेजर करके मैंने पी क्यू 3 सेंटीमीटर लाइन ले ली। तो इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है।
ठीक है। अब जैसे ये रूलर भी है, देखिए ये रूलर भी है, ये इसमें ये भी डेफिनेट लेंथ का है, स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से और 15 सेंटीमीटर तक है। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, राइट। तो इस लाइन में से जो इन्फिनिटी थी उसमें से मैंने काउंट करके, मेजर करके एक लाइन ले ली जिसको मैं लाइन सेगमेंट कहूंगी, बिकॉज उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। तो जिन लाइंस का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बोथ पता होता है उन लाइंस को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। So, a part of a line which has a beginning point and an ending point. ये लाइन का ही पार्ट होता है जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कह लो या बिगिनिंग पॉइंट, और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे ये पी क्यू हमने पॉइंट लिया है, पी क्यू लाइन सेगमेंट लिया है इस लाइन ए बी से, तो जो पी क्यू है इसको डिनोट करेंगे हम डॉट से ही, मतलब स्टार्टिंग किया डॉट से और एंड भी किया डॉट पे। तो डिनोट कैसे करेंगे, पी क्यू के ऊपर सिंपली एक लाइन बना देंगे, दैट लाइन इंडिकेट्स, इसे रीड करेंगे लाइन सेगमेंट पी क्यू। जब एरो लगा होता है नेमिंग के ऊपर, दैट मीन्स लाइन, और अगर एरो नहीं है, खाली लाइन है, तो दैट मीन्स लाइन सेगमेंट। तो एक तरह से ये जो लाइन सेगमेंट है ये लाइन का ही पार्ट होगा, क्योंकि हमने इसी में से ही कट करके इसे यहाँ पे रखा है। तो ये लाइन सेगमेंट का ही क्या हो गया, लाइन का ही पार्ट हो गया। जैसे अगर आपको कहा गया 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, मतलब आपको डेफिनेट लेंथ गिवन है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको पता है, तो वो लाइन कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, जिसके दोनों एंड्स पता होता है वो होता है लाइन सेगमेंट, राइट। अब एक और चीज जैसे आपने देखा होगा, जैसे सन रेज होती हैं या फिर कहें हम टॉर्च की रे होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सोर्स होता है जहां से वो लाइट निकल रही है, बट वो उसकी रेस कहां तक जा रही है वो हमें नहीं पता, दैट मीन्स हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता। स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं पता। जैसे इसमें तो क्या था, इसमें आपको कहा गया 5 सेंटीमीटर की करो या 10 सेंटीमीटर की करो, इसमें आपको स्टार्टिंग भी पता और एंड कहाँ पे रुकना है ये भी पता है। ठीक है, इन्फिनिटी का था, ये तो सिंपली लाइन है, ये तो इन्फिनिटी तक बहुत एंडलेसली ड्रॉ हो रही है। लेकिन जैसे अगर आपको कहा गया, जैसे सपोज घर में होता है ट्यूबलाइट है या बल्ब होता है, उसमें से क्या निकलती हैं, रेज निकलती हैं। तो ये रे क्यों बोलते हैं, क्योंकि रे क्या होता है, उसका सोर्स हमें पता है कहाँ से निकल रही है, बट उसकी रेस कहाँ तक एमिट हो रही है, कहाँ तक जा रही है वो हमें नहीं पता। तो ऐसी लाइंस जिसका एक एंड आपको पता होता है बट उसका अनदर एंड जो होता है, ऑपोजिट एंड जो होता है, वो एंडलेसली चलता रहता है, उसको हम कहते हैं रेज। ठीक है, सो अब डेफिनेशन नेक्स्ट लिखेंगे हम रेस की। सो अ रे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन, ये भी लाइन का ही एक पार्ट होता है। लाइन के दो पार्ट्स है ना, लाइन सेगमेंट और रे, तो जो रे है वो एक लाइन का पार्ट है, दैट हैज वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट तो हमें पता है, तो जो एंड पॉइंट हमें पता है उसे हम डॉट से डिनोट करेंगे, एंड एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन एंडलेसली, और जो दूसरी डायरेक्शन है वो एंडलेसली बढ़ता रहता है। तो जैसे आपको बताया इन्फिनिटी शो तरीका होता है आपका शो करने के लिए कि इन्फिनिटी मतलब एंडलेस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन हमें पता है इसलिए डॉट से इंडिकेट करेंगे, और जिस डायरेक्शन में वो एंडलेसली मूव कर रहा है वहां से एरो से। सो ये हो गया ए बी, क्या हो गया, एरो। जैसे सन आपका परफेक्ट एग्जांपल होता है रे का, बिकॉज जहां से सन की रेस निकल रही है वो सोर्स हमें पता है, दैट इज वो पॉइंट हमें पता है, दैट इज सन, बट उसकी रेस कहां तक आपकी स्प्रेड होके कहां तक मिल रही है, दैट इज एंडलेस। सो जब हमें पता होता है एक एंड पॉइंट पता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं पता है, एंडलेस मूव करती है, उसको हम कहते हैं रे। तो लाइन के दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होती है लाइन सेगमेंट और एक होती है रे, राइट। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दो लाइंस है हमारे पास, किस कंडीशन पर वो इंटरसेक्ट करेंगी और किस कंडीशन पर नॉन इंटरसेक्ट करेंगी, अब हम वो देखते हैं। सपोज मेरे पास दो लाइंस है, लेट्स से एक ये लाइन है, लाइन को आप डिनोट करते हैं बोथ साइड्स एरो से, इस लाइन का नाम है ए बी, और एक और लाइन है इसका नाम है सपोज पी क्यू। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मतलब कंप्लीट पूरा डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है इन दोनों के बीच में। जैसे सपोज ये आपके पास रूलर है, रूलर में क्या है, दो लाइंस है, देखिए एक ये लाइन है अंदर और एक ये वाली लाइन है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो अगर दो लाइंस के बीच में सेम डिस्टेंस रहेगा, दैट मीन्स वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। चाहे आप इसे लेफ्ट में कितना ही बढ़ा लो या राइट में कितना ही बढ़ा लो, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
ओके, जैसे सपोज आपके पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को, इसको आप राइट में कितना भी बढ़ा लो या लेफ्ट में इसको कितना भी बढ़ा लो, ये कहीं भी जाके मीट नहीं करेगी, इनमें इक्वल डिस्टेंस ही रहेगा। तो जब मीट नहीं करेंगी दैट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, तो इन्हें हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बट सपोज अगर इन दोनों लाइन में से मैं एक को भी थोड़ा झुका लूं या टेढ़ा कर लूं, ठीक है, तो अब ये क्या है, कहीं ना कहीं आगे जाके मीट कर जाएंगी, और जहां मीट करेंगी दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। और दो लाइंस जो है एक ही बार क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, क्योंकि क्रॉस करते ही उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो दो लाइंस जब मीट करेंगी सिर्फ एक ही बार में मीट करेंगी, और वो उन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने की ये कंडीशन है कि उन दोनों में से कोई एक स्लैंटिंग हो या दोनों ही स्लैंटिंग हो, तभी जाके वो मीट कर सकती हैं, ठीक है। और अगर दोनों लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस है दैट मीन्स वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो हमेशा पैरेलल रहेंगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो थ्रू आउट इक्वल रहेगा, चाहे लेफ्ट में कितना बढ़ा लो या राइट में कितना बढ़ा लो, वो उनका डिस्टेंस सेम रहेगा। दैट मीन्स वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो ऐसी लाइंस होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं जब तक कि एक लाइन को झुका ना दिया जाए, टेढ़ा ना किया जाए। और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है जब हम एक लाइन को या तो क्रॉस कर ले या दोनों लाइंस को ऐसे हम स्ट्रेट झुका के रखें, स्लैंट करके रखें, तो उनका एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, क्रॉसिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो एन इंटरसेक्शन इज अ सिंगल पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक सिंगल पॉइंट होता है वेयर टू लाइंस मीट और क्रॉस ईच अदर, जहां पे दो लाइंस क्या होती हैं, या तो मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं। एंड कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जो कॉमन पॉइंट होता है जहां पे दोनों लाइंस मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे ये लाइंस बनाई मैंने, एक ए बी लाइन और एक पी क्यू लाइन, दोनों ही स्ट्रेट नहीं है, और ए बी और पी क्यू ये किस पॉइंट पर मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, तो ओ पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इस लाइन में ये जो पॉइंट ओ के बाद ना, ये आगे कभी मीट नहीं करेंगी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, इनका डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, तो ये आगे कभी मीट नहीं करेंगी जब तक कि लाइन में कर्व ना हो। स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही बार मिलती हैं, ठीक है। सो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसकी डेफिनेशन सिंपल है, दो लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे ये दो लाइंस है सपोज, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल रहेगा, ठीक है। ये आप चाहे लेफ्ट में आप कितना भी एक्सटेंड कर लें या राइट में इसको एक्सटेंड कर लें एंडलेसली, ये कहीं ना तो क्रॉस करेंगी, ना मीट करेंगी, ना इंटरसेक्ट करेंगी। तो ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और यू कैन से पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये पैरेलल चलती रहेंगी साथ में, जैसे ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं वो पैरेलल चलते रहते हैं बट दे विल नेवर मीट। सो ये होते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, टू डिस्टिंक्ट लाइंस, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, दो डिफरेंट लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग, जो आपस में नहीं कटती हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, झुकी हुई नहीं होती हैं, बिकॉज थोड़ी भी झुकी होंगी तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके मीट कर जाएंगी, और मीट करते ही वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी। सो ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस जो डिफरेंट है, जो कहीं मीट नहीं करती हैं, दोज आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन आती है तो आपको विद डायग्राम बनाना है, विद फिगर ड्रॉ करके दिखाएंगे, सो दैट वो इजीली आपको समझ भी आ जाए और उसके मार्क्स भी फिर फुल मिलते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली लाइंस के बारे में, लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये सब था लाइंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, व्हाट आर एंगल्स एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो एंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक चाहिए इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहां से दो रेज निकलती हैं और दो रेज मिलके कोई एंगल बनाती हैं, जैसे 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, ऐसे। तो जैसे कैसे होता है, सपोज ये है इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से दो रेज निकाली, एक रे ये निकल गई और एक रे ये निकल गई। मैं रे क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अभी जैसे मैंने आपको बताया रे का आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, एंडलेसली मूव करती है वो, अब इसके पीछे मूव नहीं कर सकती क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आगे ही मूव करेगी एंडलेस डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई इनको हम रे कहते हैं। सो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसमें से दो रेज निकलती हैं, अब ये पीछे एक्सटेंड नहीं करेंगी, ओके। तो एक रे मैंने इस डायरेक्शन में मूव करी और एक रे इस डायरेक्शन में मूव करी, इसके बीच में जो ये एंगल है इसे हम कहते हैं एंगल बन रहा है, ये जो एरिया है एंगल कहते हैं, ठीक है। और एंगल बनाने के लिए ये जो पॉइंट है जहां से दोनों एंगल्स का कॉमन पॉइंट है, तो इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स,
राइट ये कॉमन पॉइंट होता है वर्टेक्स, और ये जो रेज जिन्हें हम रेज कह रहे हैं ये एक्चुअली है आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स जैसे आपका बॉडी पार्ट होता है ना, आर्म कहते हैं, तो ये होता है आर्म जैसा शेप हो जाता है, तो ये आर्म्स हो गई, दो रेज हैं आर्म्स, और कॉमन पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको एंगल एक्सप्लेन कर दिया इन दिस फिगर। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। So when two rays are drawn with common initial point, जब दो रेज ड्रॉ की जाती है उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है, दे आर सेट टू फॉर्म एन एंगल, और इस कॉमन इनिशियल पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, और टू रेज को क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। तो ये डेफिनेशन जो है ये आपको एक्चुअली याद नहीं रखनी है, सिर्फ समझने के लिए है, बट एग्जाम में अगर आ जाएगा तो ये आपको फिगर के थ्रू मतलब आप ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो इसको आप रट्टा मत मारो, डोंट क्रैम इट, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि क्या मतलब है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस में भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एंगल। अब यहाँ पे एंगल आप देख रहे हैं टू टाइप्स के बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ये इंटीरियर, मतलब ये जो दो रेस के बीच में जो जितना भी एरिया है इसे हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। ये पार्ट जो मैंने कलर किया है ये कैसा हो गया, इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल, और ये जो बाहर ये वाला पार्ट है, मतलब इसके बाहर जो प्लेन में जितना भी पार्ट है इस एरिया में, इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं। हाउ मतलब आपको बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल गिवन है, हाउ टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल, तो यूजुअली इंटीरियर एंगल पे आते हैं, बट एक्सटीरियर एंगल पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये जो दोनों टाइप्स है अब हम लिख लेते हैं, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। सो द इंटीरियर ऑफ एन एंगल, तो ये जो एंगल है हमने नाम दे दिया POQ। द इंटीरियर ऑफ एन एंगल POQ इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ OP एज Q एंड ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ OQ एज P। मीन्स कि इसके अंदर OP से लेकर Q तक और OQ आर्म से लेकर P पॉइंट तक अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन जो OP से लेकर Q तक और OQ से P तक, जो ये कलर्ड पोर्शन वाला है सारा इंटीरियर ऑफ एन एंगल है, और एक्सटीरियर इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें एंगल के ऊपर को छोड़ के और एंगल के इंटीरियर को छोड़ के ये जो बाहर वाला एरिया है जो इस प्लेन में पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, एंगल कौन सा है, POQ। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द एंगल और इन इट्स इंटीरियर, ना तो वह एंगल के ऊपर लाई करता है और ना इंटीरियर में लाई करता है, तो उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। राइट, सो एंगल में टू हो गए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एंगल में हम सबसे पहले सबसे छोटे एंगल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई, राइट ये इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट जब मूवमेंट करता है वो कंप्लीट आता है, मतलब राउंड करके घूम के आएगा तो वो 360 डिग्री होता है। उसी में से मैं पार्टीशन करके आपको बताऊंगी कि कितने कितने टाइप के एंगल होते हैं। जैसे आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये तो 0 डिग्री हो गया, क्योंकि ये क्या, देखिए एंगल जो बनता है वो 2 रेज से बनता है। अब एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, डैट मीन दोनों लाइन्स ओवरलैप कर गई है, एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन है, ओवरलैप कर गई है। अब ये लाइन जैसे जैसे मैं यहाँ से उठाऊंगी, जैसे जैसे हम इसे ऊपर लेके जाएंगे, जैसे ये है, फिर इसी लाइन को आप दूसरी, जो एक दो लाइंस है तो एक लाइन तो ये है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो जैसे जैसे हम ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, लाइक दैट 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इसी दूसरी लाइन को ऐसे उठाते रहेंगे तो इनके बीच में बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। ये 0 डिग्री है और ये स्ट्रेट आपका जाके 90 डिग्री है, तो 0 से 90 के बीच में बहुत सारे एंगल बन गए। देखो जैसे मैं आपको प्रोट्रैक्टर में D में दिखाती हूँ, ये है आपके पास, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0 लिखा है, यहाँ से यहाँ तक 0। तो अगर हम यहाँ से बात करें 0 से लेकर ये स्ट्रेट आपका यहाँ पे आ रहा है 90, तो 90 और 0 के बीच में, यानी कि 0 से बड़े और 90 से छोटे, मतलब 89 तक की, 0 से बड़े और 89 तक के जितने भी एंगल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिमिट सेट हो गई है, राइट 0 से बड़े हैं तो जो एंगल 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। सो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
सो एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो जैसे आपके पास ए ओ बी ये एंगल हो गया, एंगल ए ओ बी, तो इसके बीच में जो ये बन रहा है ये है एक्यूट एंगल, ठीक है। 0 से बड़ा है, ओ ए कितना है, स्ट्रेट लाइन इस साइड में है, ये 0 है, ये 90 है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। तो अगर हम x की बात करें, यहाँ पे 0 से बड़ा होगा तो लिमिट क्या होगी, 0 से बड़ा बट 90 से छोटा। तो एंगल ए ओ बी, यहाँ पे ये हो गया एंगल ए ओ बी, ये कैसा है, एक्यूट एंगल, राइट। सो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 0 से बड़े एंड 90 से छोटे। अब वापस हम प्रोट्रैक्टर में देखते हैं, तो 0 से 89 तक की बात हो गई, ठीक है। अब क्या आ गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है स्ट्रेट राइट एंगल, उसे हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री, यहाँ से 0 से 89, 0 से बड़े 89 से छोटे, फर्स्ट हो गया एक्यूट एंगल, देन कंप्लीट ये जो 90 पे स्ट्रेट लाइन बनती है इसे हम कहते हैं राइट एंगल। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, और आपको एग्जाम में भी जैसे आता है तो उसके साथ में फिगर भी बनानी है। सो ए राइट एंगल इज एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका ये एंगल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बनता है, आप प्रोट्रैक्टर में भी देख लो, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, यहाँ से बनेगा स्ट्रेट और इस साइड में जाएगा, तो ये होता है आपके पास 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्रोट्रैक्टर में हमने 0 से 90 तक की बात कर ली, अब 90 से 180 तक देखेंगे। अब प्रोट्रैक्टर में सिर्फ 180 तक ही होता है, ठीक है। वैसे कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अगर मैं ऐसे डी के इसके नीचे एक और डी रख दूं, मतलब प्रोट्रैक्टर कर रख दूं, तो ये कंप्लीट आपका सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर हम प्रोट्रैक्टर से हम डिस्कस करें तो यहाँ पे 180 तक ही है। सो अब हम देखेंगे 90 से बड़े बट 180 से छोटे, 180 से छोटे मतलब आपको देखने हैं 179 तक। तो ऐसे एंगल्स जो 90 से तो बड़े हो बट 189 तक के हो, या 179 तक के हो, 180 से छोटे हो, तो ऐसे एंगल्स को कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल्स। सो एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री आर नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। So an obtuse angle is an angle which is more than 90 degree and less than 180 degree। देखिए इस फिगर में, देखिए ये O है स्टार्टिंग पॉइंट, ये O, दिस इज OA एंड OB, ये तो 90 डिग्री की होगी, डॉटेड लाइन से मैंने शो किया, दिस इज 90, और ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है ये 180 डिग्री हो गया। सो 180 से पहले और 90 से बड़े और 180 से छोटे जो भी एंगल्स होते हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, 90 से बड़ा ये एंगल है और 180 से छोटा है, बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे एंगल AOB, या आप कह सकते हैं एंगल BOA, ये कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो अभी हम डी में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हमने बात कर ली 0 से 90 हो गया एक्यूट, 90 हो गया राइट, 90 से 180 हो गया ऑब्ट्यूज, और अब ये जो स्ट्रेट है आपके पास, ठीक है, ये कंप्लीट ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो आपके जो डी है इसमें सिर्फ इतना ही है, मतलब 180 डिग्री तक ही है, तो ये हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंगल कौन सा आता है, स्ट्रेट एंगल। तो इस डी से हम 4 एंगल्स हमने देख लिए, राइट, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड लास्ट में लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। तो डेफिनेशन देख लीजिए, स्ट्रेट एंगल, अ स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब एंगल कंप्लीट, जैसे यहाँ से लेकर चले कंप्लीट 0 से 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल हो गया, x डिग्री क्या हो गया, यहाँ पे x हो गया 180 डिग्री, तो एंगल AOB पूरा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो डी में तो हमारे पास इतना ही है, ठीक है, 180 डिग्री तक ही है। अगर हम डी में देखें 180 डिग्री तक ही है, तो और कंप्लीट एंगल अगर हम इसको जोड़ दें यहाँ से, ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो 180 से आगे, 180 तक हमने पढ़ लिया, 180 से बड़े बट 360 से जो छोटे एंगल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। So definition है, a reflex angle is an angle which is more than 180 and less than 360। 180 से बड़ा है और 360 से छोटा जो एंगल होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो एंगल AOB, ये जो बाहर वाला एंगल है ना, बाहर वाला, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये है। अब अगर आपसे पूछा जाए रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास ये कोई एंगल है, देखिए ये कोई मैंने एंगल बनाया, ये एंगल है 60 डिग्री, आपसे बोला गया है 60 डिग्री का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो टोटल कितना होता है, ये कंप्लीट टोटल कितना होता है, 360, कंप्लीट एंगल होता है 360, और ये जो इंटीरियर एंगल 60 दे रखा है उसको इससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 360 से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिफ्लेक्स कितना आ जाएगा,
300 डिग्री। सो जब भी हमें रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, रिफ्लेक्स का। सो व्हाट इज दिस, रिफ्लेक्स ऑफ x डिग्री। जैसे इस x डिग्री का मुझे रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा, 360 में से माइनस कर देंगे जो भी एंगल x आपको गिवन होगा, राइट। सो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, ये है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो लास्ट एंगल है वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब जो कंप्लीट हो जाता है सर्कल, जैसे जहां से स्टार्ट किया आपने, जहां से स्टार्ट किया वहीं आके जाके खत्म हो गया। सो ये क्या हो गया, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल मींस 360 का होता है। जैसे अगर हम क्लॉक को देखते हैं, घड़ी को देखते हैं, घड़ी में 12 बजे हैं और 12:01 कब होएगा, 12:01 कब होएगा, जब वो घड़ी जो पूरा है, पूरा मिनट का जो नीडल है पूरा राउंड दी क्लॉक घूम के उसी पॉइंट पे आ जाएगी तो 1 मिनट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 12:02 कब होंगे, 12:01 से कंप्लीट जो मिनट की नीडल है कंप्लीट चक्कर काट के घूम करके उस पॉइंट पे आ जाएगी तो नेक्स्ट मिनट हो जाएगा। तो कंप्लीट यानी कि करना, सो वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। सो फाइनल एंगल होता है कंप्लीट एंगल और कंप्लीट एंगल होता है जो 360 डिग्री का होता है। सो डिफाइन कर लेंगे, अ कंप्लीट एंगल एज एन एंगल विच इज ऑफ 360 डिग्री। जब कंप्लीट राउंड करके आ जाएगा, कंप्लीट मतलब एंगल पूरा हो गया 360 डिग्री, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री, दो एंगल्स गिवन है उनका सम हो गया 90 डिग्री, तो उन एंगल्स को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे सपोज मैंने एक एंगल 40 ले लिया और दूसरा 50 ले लिया, तो मैं कह रही हूँ ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज 40 + 50 कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर एक में एंगल मैंने 20 ले लिया और एक एंगल 70 ले लिया, 20 + 70 इज 90, दैट मीन्स क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर आपको एक एंगल गिवन है और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं, सपोज आपको गिवन है 20 डिग्री और बोला है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, आपको 20 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90, तो 90 से जो गिवन एंगल है उसको माइनस कर देंगे तो अदर एंगल आ जाएगा। और चेक करने के लिए दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ऐसा समटाइम्स पूछा जाता है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अनदर एंगल। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 70, 50 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 40, 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 60। तो ये कैसे आ रहा है, अगर एक एंगल आपको गिवन है 90 से माइनस कर देंगे। तो ये तो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसमें टू एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो सेम होता है, बस सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जैसे सपोज मैंने एक ले लिया 52 डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा आपके पास, 128 डिग्री। 52 डिग्री प्लस 128 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, दैट मीन दीज बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो लाइकवाइज जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में फाइंड आउट करने के लिए एक एंगल गिवन है, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए 90 से माइनस करते हैं, तो सिमिलरली अगर आपको एक एंगल गिवन है तो इसका सप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको 180 से माइनस करके देखना पड़ेगा गिवन एंगल को, तो जो आंसर आएगा दैट इज द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल, ठीक है। सो टू एंगल्स आर said to be supplementary when their sum of angles is equal to 180 डिग्री। सो ये डेफिनेशंस लिख ली हमने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया 40 एंड 50, 20 एंड 70 इनके एंगल्स के सम है 90 डिग्री, सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक एग्जांपल लिख दिया है। लाइकवाइज सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है दैट मीन्स वो एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर आपसे सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, एक एंगल गिवन है तो आप 180 से माइनस करेंगे, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो 90 से माइनस करेंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हम इस फिगर से समझते हैं। ये O क्या है आपके पास, कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, जो दोनों एंगल का कॉमन पॉइंट होता है, वर्टेक्स होती है, वो सेम होनी चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे हम AOC और एक एंगल बन रहा है BOC, तो AOC और BOC में दोनों में O आ रहा है कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट यानी कि वर्टेक्स सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है एक उनमें कॉमन आर्म होनी चाहिए, जैसे कॉमन आर्म यहाँ पे क्या है, OC। अब ये कॉमन आर्म क्यों कह रहे हैं OC को, क्योंकि देखिए AOC में भी OC आ रहा है और BOC में भी OC आ रहा है, तो OC OC ये जो है दोनों में आ रहा है, इसलिए वर्टेक्स क्या हो गई,
कॉमन, ये आर्म क्या हो गई कॉमन, तो ये कॉमन आर्म होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या हो गई एडजेसेंट एंगल के लिए कॉमन आर्म। फर्स्ट कंडीशन थी कॉमन वर्टेक्स। अब तीसरा क्या है, जो कॉमन आर्म है इस कॉमन आर्म के दोनों साइड ऊपर और नीचे नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। नॉन कॉमन मीन जो दोनों में अलग अलग है, वो कॉमन नहीं है किसी में, मतलब ये ओ ए अलग है और ओ बी अलग है। जब हमने ओ ए ये AOC की बात करी उसमें AO 1 टाइम आ रहा है, लाइकवाइज BOC की बात करी उसमें BO 1 टाइम आ रहा है। दैट मीन्स ये जो ऑपोजिट साइड कॉमन आर्म के विपरीत ऑपोजिट साइड जो आर्म्स है वो होती है नॉन कॉमन आर्म। तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों कॉमन आर्म के ऑपोजिट में होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म। तो एडजेसेंट एंगल के लिए बस ये 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन सेम वर्टेक्स, सेकेंड कंडीशन कॉमन आर्म होना चाहिए जैसे यहाँ पे फिगर में OC इज कॉमन आर्म, और थर्ड कंडीशन जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स है मतलब OA और OB ये कैसे नॉन कॉमन आर्म, ये ऑपोजिट साइड में ईदर साइड में होनी चाहिए किसके कॉमन आर्म OC के। ठीक है, तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ, दो एंगल्स जो हैं एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए AOC इसको नाम दे दिया एंगल 1 और BOC इसको नाम दे दिया एंगल 2। सो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हो गए एडजेसेंट एंगल्स। तो कब कहलाए जाएंगे एडजेसेंट एंगल, फर्स्ट इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स, उनका वर्टेक्स सेम होगा, कॉमन पॉइंट सेम होगा। सेम वर्टेक्स यहाँ पे कौन सा है O, तो सेम वर्टेक्स होना चाहिए। नेक्स्ट दे हैव ए कॉमन आर्म, उनकी आर्म कॉमन होनी चाहिए जैसे यहाँ पे कॉमन आर्म है OC। और उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जो नॉन कॉमन आर्म्स है मतलब जैसे OA एंड OB, तो नॉन कॉमन फिगर के अकॉर्डिंग है OA एंड OB, वो कहाँ पे होनी चाहिए ईदर साइड में, दोनों के मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में ऑपोजिट साइड में होने चाहिए किसके कॉमन आर्म के। कॉमन आर्म कौन सी है OC, तो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए। राइट, सो ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट आपका लास्ट एंगल्स है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझने के लिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल में पहले आप एडजेसेंट एंगल देखिए। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है आपकी तीनों ही जो साइड्स होती हैं आपकी, जैसे ये जो कॉमन साइड है OC और ये जो OA एंड OB है, ये दोनों इसी साइड में है जिस साइड में आपकी OC है। मतलब अगर कॉमन आर्म आपकी राइट साइड में है तो नॉन कॉमन आर्म भी राइट साइड में ही होगी। कॉमन आर्म आपकी लेफ्ट साइड में है इस साइड में होगी तो नॉन कॉमन भी लेफ्ट साइड में ही होगी। बट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है, ये बनेंगे तो एडजेसेंट एंगल की तरह ही, बट इसकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में है। मतलब अगर ये आपके राइट साइड में है तो नॉन कॉमन लेफ्ट साइड में होगी। ठीक है, तो ये ऑपोजिट साइड में होता है, होते ही एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, बस नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में है। लेफ्ट है तो कॉमन आर्म लेफ्ट है तो राइट में हो जाएगी नॉन कॉमन, और अगर वाइस वर्सा। राइट, सो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स होते ही एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं, आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है यहाँ पे अगर इस फिगर की बात करें तो OA एंड OB ये नॉन कॉमन है और कॉमन क्या है OC। तो एंगल है AOC एंड एंगल BOC, OC इज कॉमन आर्म और ये क्या होते हैं टू ऑपोजिट साइड्स में होते हैं। OC के एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में होती है। तो इसे ऐसे टाइप के एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब एक होता है लीनियर पेयर एक्सियम, वो क्या होता है जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। तो यहाँ पे जैसे आपके पास कॉमन आर्म है OC, ये आपके पास एंगल 1 है एंगल BOC। हम जैसे एंगल्स को शॉर्ट में नाम देने के लिए एंगल 1 2 3 4 डिफाइन कर सकते हैं, उससे क्या हमें बार बार एंगल का नाम नहीं बोलना पड़ेगा BOC AOC। तो यहाँ पे BOC का नाम दे दिया हमने एंगल 1, तो और AOC का दे दिया एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब 180 डिग्री हो जाएगा तो इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। तो जो लीनियर पेयर एक्सियम होती है ये एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम यूज करेंगे आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लिख भी लेते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। So linear pair axiom when the sum of two adjacent angles is 180 degree, जब दो adjacent angles का sum 180 डिग्री हो जाता है तो उसे हम linear pair axiom कहते हैं। जैसे इस फिगर की बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों adjacent angles हैं, linear pair में है, तो ये इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका प्रूफ भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये याद रखना है और इसको हम एज इट इज फिर क्वेश्चन में यूज करते हैं बिकॉज दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखो क्या होता है। अभी आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ा था, राइट। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब था, जब दो लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, जैसे ए बी लाइन है, ये पी क्यू लाइन ले लिया और ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये इसका क्या आ गया, कॉमन पॉइंट हो गया। सपोज इसको हम ओ से डिफाइन करते हैं, तो यहीं से आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे। तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, राइट। और इस साइड का जो एंगल है दिस वन, ये आपका इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकल वर्ड का मतलब क्या है कि उनका वर्टेक्स कॉमन होगा, राइट। वर्टेक्स उनका कॉमन है और जितने भी एंगल यहाँ से बन रहे हैं इसी कॉमन वर्टेक्स के थ्रू बनेंगे। जैसे यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं, ए ओ क्यू, बी ओ क्यू, बी ओ पी, ए ओ पी, तो सब में आपका कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स आ रहा है ओ, इसलिए हम इसे वर्टेक्स, वर्टिकल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, इनके डायरेक्शन चेंज होंगे। ये वाला इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में है, तो वर्टिकली ऑपोजिट। लाइकवाइज आपका ये इस ए ओ क्यू इस डायरेक्शन में है तो पी ओ भी इस डायरेक्शन में, ये वर्टिकली ऑपोजिट है और इक्वल भी है, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट प्लस इक्वल, तो इक्वल कैसे हो गए, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ क्यू किसके इक्वल हो गया, एंगल ए ओ क्यू एंगल पी ओ बी के इक्वल हो गया, इसके वर्टिकली ऑपोजिट है। लाइकवाइज आपका एंगल ए ओ पी ये इक्वल हो गया आपका इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बी ओ क्यू के। तो ये होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मतलब उनके कॉमन पॉइंट होता है, चारों एंगल्स के थ्रू रिवॉल्व करता है कॉमन पॉइंट, और ऑपोजिट इक्वल्स होते हैं, वर्टेक्स उनका कॉमन होता है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो। So vertically opposite angles are the angles opposite each other. जो angles opposite होते हैं विपरीत दिशा में, when two lines cross, vertical means they share the same vertex. उनका vertex common point क्या होता है, सेम। एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वो इक्वल होते हैं। तो ये जैसे आपको बता दिए, ऑरेंज वाला जो है ये ऑपोजिट इक्वल्स है, लाइकवाइज ग्रीन वाले ऑपोजिट इक्वल्स हैं। अब लास्ट एक चीज रहेगी आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट में ही, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए वैसे तो हम इनफाइनाइट पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक लाइन को, देखिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और अगर हम कोई तीन डॉट्स एक ही लाइन में, 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं एक ही लाइन में, तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। 3 पॉइंट्स है एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, वो हो गए कोलिनियर। और अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो वो हो गए नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर होने के लिए 3 पॉइंट्स मिनिमम एक ही स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, तो वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। सो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं तो उन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। डिफरेंट लाइन में है तो हो जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.1। तो ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, एडमिट, बट इसमें मैंने कोशिश करी जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है आपकी एक्सरसाइज में, आपको ये मैं रिकैप कराने की, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बट एक वीडियो में आप अच्छे से समझ जाओ इसलिए किया है। स्टिल आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टर्म में, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। तो इसको आप अच्छे से पढ़ ले, वीडियो को 2-3 बार सुन ले, समझ ले, तो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन करना ईजी रहेगा। एंड गाइज, अगर आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।